हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आर्टिकल आप देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमी को लेके बात की गई है। जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे तो उनको इकोनॉमी जैसे मतलब कि जैसा इकोनॉमी काम करती है, अच्छी अगर इकोनॉमी चल रही है तो स्टॉक मार्केट का भी परफॉर्मेंस उसी रिलेटेड में आप देखने को मिलता है। लेकिन आप समझिए कि इकोनॉमी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है अगर चलती है। तो अब भारत के लिए यहाँ पे बताया गया है कि गोल्डन एरा स्टार्ट होने वाला है। तो ये 20 साल आप देखेंगे, जो 20 ईयर हैं, तो ये गोल्डन एरा स्टार्ट होने वाला है भारत के लिए। लेकिन ये अगर नहीं इसको हम यूज कर पाएँ तो ये भारत के लिए डिजास्टर मतलब हो जाएगा। डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो डिजास्टर बन जाएगा, यहाँ पे ये भी बोला जाता है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब कि यूथ यहाँ पे सबसे मतलब कि बहुत ज़्यादा है, यूथ सबसे ज़्यादा है। तो आपको यूथ ही काम करते हैं वर्क फोर्स में, अगर आप देखेंगे तो यूथ ही रहते हैं। यूथ जो कि इकोनॉमी को पूरी तरह से, इकोनॉमी का इंजन उनको बोला जाता है यूथ को। तो यूथ लेके चलते हैं। तो अभी चाइना जो है वो डेवलप हो गया और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है कि यूथ तो है लेकिन स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड नहीं है, एजुकेशन भी आप देखेंगे तो उतनी मतलब हाई लेवल की हमारे यहाँ पे है नहीं। एजुकेशन सिस्टम भी समझिए वीक ही है। आप स्कूल और कॉलेजों का हाल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं। तो ये इसीलिए आती हैं क्योंकि लेबर जो है ये काफ़ी मतलब चीप मिल जाता है, कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता है लेबर चार्ज। तो ये लेबर चार्ज कॉस्ट समझिए कम होता है क्योंकि इनके पास स्किल नहीं होता है। स्किल नहीं होता है तो ये काफ़ी कम पैसे पे ही काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई स्किल्ड भी है तो यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि वो यहाँ पे काम कर सके। तो वो बाहर में जाके देखेंगे दूसरे कंट्री में काम करते हैं। तो वो लोग अगर समझिए उनको सैलरी 3 लाख रुपए भी दे रहे हैं बाहर में, तो उससे 30 लाख रुपए कमाएंगे तभी जाके 3 लाख रुपए देते हैं। तो वो हमारा जो है समझिए कि टैलेंट है हमारे देश का, लेकिन पैसा कोई और कमा रहा है, वही सिस्टम हो जाता है। तो अभी इंडियन इकोनॉमी को लेके बात की गई है कि आने वाला 20 साल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 20 साल में हमने भी अपना जो समझिए टारगेट फिक्स किया है, तो 1900 जो 2047 है तो 2047 है, वहाँ तक हमने डेवलप कंट्री बनाने का अपने देश को बोला है। तो उसको लेके भी बताई मतलब बात की गई है कि अभी जो हमारा डेवलपमेंट है वहाँ तक मतलब पहुँच पाएंगे कि नहीं, हम डेवलप हो पाएंगे कि नहीं। क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट आप देखेंगे कि 6% के आसपास अभी चल रही है अप्रॉक्स में। इसको बढ़ा के कम से कम 8-9% करना होगा, तभी जाके हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसको लेके बात की गई है। वर्ल्ड बैंक के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं, इंद्रमित गिल इनका नाम है, इंद्रमित गिल है, इन्होंने ही बताया है कि जो डेमोग्राफी से लेकर जियो पॉलिटिक्स आप देखेंगे तो जियो पॉलिटिक्स में भी हमारा आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा पकड़ है। सारे मतलब कि जितने भी वर्ल्ड हैं तो हमारा रिलेशन कोई मतलब ख़राब नहीं है, सभी से रिलेशन अच्छा है। आप देखेंगे हमेशा वर्ल्ड जो है ये दो खेमों में बट के रहता है, लेकिन हम दोनों में से कहीं भी नहीं रहते। हम नॉन अलाइनमेंट का यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी अपनाते हैं सभी देशों से जिसके साथ प्रॉफिट होता है तो उसके साथ ही हम रहते हैं। हमारा रूस चीन से भी अच्छा खासा रिलेशन है। चीन से तो नहीं है समझिए, अभी बॉर्डर पे कुछ इशू चल रहे हैं, लेकिन रूस से अच्छा खासा रिलेशन है। ईरान से भी अच्छा रिलेशन है। यूरोपियन कंट्री है उनसे भी अच्छा रिलेशन है। अमेरिका से भी है। तो सभी कंट्रियों से अच्छा खासा रिलेशन है। तो जियो पॉलिटिक्स भी हमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है जिससे कि हमारा इकोनॉमी अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएगा। लेकिन चाइना के साथ ये सब नहीं हो रहा है। चाइना वैसे ग्रोथ कर चुका है, अच्छा खासा ग्रोथ कर भी लिया है, इकोनॉमी को भी अच्छा खासा आगे बढ़ा लिया है। लेकिन हमारे लिए ये जो 20 ईयर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जियो पॉलिटिक्स में मतलब चाइना का है आप देखेंगे तो शांति से आगे बढ़ा है। वो जो देश है समझिए कि शांति से कभी मतलब किसी के नज़र में आए बिना धीरे धीरे डेवलप कर गया। डेवलप होने के बाद देखेंगे कि वो अब नज़र में आ रहा है। तो शांति से हमें भी कहीं वॉर में नहीं उलझना होगा, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ाना होगा और धीरे धीरे ग्रोथ को यहाँ पे मतलब ग्रोथ की तरफ ही हमको देखना होगा। फिर यहाँ पे इनके द्वारा बताई गई है कि अभी बहुत अधिक भाग्यशाली है भारत जो है, ये भाग्यशाली है। 2 दशकों तक जो है इसकी डेमोग्राफिक मतलब डेमोग्राफी अच्छी खासी है। हमारे यहाँ पे यूथ बहुत ज़्यादा है, देखेंगे पूरी पॉपुलेशन अभी मतलब पॉपुलेशन जो है ये यूथ ही देखने को मिलेगी। जबकि चीन के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। और पॉपुलेशन है और हमारा जो है कंजम्पशन बेस इकोनॉमी है, मतलब हमारा जो है ये एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी नहीं है। चाइना का जो है समझिए वो जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है तो उसको बाकी कंट्रियों पे आश्रित होना पड़ता है। मतलब कि
उस पे डिपेंडेंट होना पड़ता है कि वहीं पे जाके उसको बेचना होगा, क्योंकि उसके देश में जो है कंजम्पशन बहुत कम है, लेकिन हमारे देश में कंजम्पशन ही बहुत ज़्यादा है। कभी भी आप देखिएगा हम जितना एक्सपोर्ट नहीं करते हैं उससे ज़्यादा इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट इसीलिए कर पाते हैं, मतलब ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ पे डिमांड ही बहुत ज़्यादा है, तो हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, जो कि अभी चाइना की इकोनॉमी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उसका एक्सपोर्ट जो है बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है। यूरोपियन कंट्री भी देखेंगे उसके प्रोडक्ट को, चाहे कंपनियां हैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती हैं, प्रोडक्ट को वहाँ पे लेना नहीं चाहती हैं यूरोपियन कंट्री। यूएस अभी देखेंगे कि ट्रेड वॉर यूएस से चल ही रहा था, अभी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो और ट्रेड वॉर बढ़ेगा, यहाँ पे टैरिफ बढ़ाया जाएगा, जिसके वजह से उसका और एक्सपोर्ट जो है वो रुक जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे है, अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे देश में ही इतना ज़्यादा कंजम्पशन है कि हमें बाकी देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डिमांड होना चाहिए किसी भी देश में। चाइना में डिमांड नहीं है, वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा सेविंग करते हैं, लेकिन खर्च नहीं कर रहे हैं लोग। और जब भी वो खर्च नहीं करेंगे तो मतलब इकोनॉमी में डिमांड नहीं आती है। डिमांड नहीं आएगी तो वहाँ पे कोई भी कंपनियाँ प्रोडक्शन तो करेंगी लेकिन बिकेगी नहीं, तो फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन भी कट कर देती हैं, तो जो ग्रोथ होता है वो नीचे गिर जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि इंडिया के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और काफ़ी प्रॉफिटेबल है ये। और चीन की तुलना में यहाँ पे बताई गई है अधिक संतुलित है हमारा, मतलब कि सभी सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ है, लेकिन हमारा थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत वीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हमें ध्यान देना होगा। हमारा सर्विस सेक्टर काफ़ी आगे है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी इकोनॉमी का जो होता है बैकबोन होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो 27-28% ही रहता है, जो कि इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर की ग्रोथ तभी तक टिकी रहती है जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जैसे हम ग्रोथ करेंगे तो सर्विस सेक्टर का भी ग्रोथ हमारा अच्छा खासा और मतलब कि टिकाऊ रहेगा। तो ये आपको देखने को मिलेगी। अब चाइना का यहाँ पे बताया जो मैंने अभी, विदेशी खपत पे निर्भर है, मतलब विदेश में ही प्रोडक्ट को उसको बेचना पड़ता है। और अभी इंडिया के साथ देखेंगे तो रिलेशन उसका इसी वजह से भी सुधर रहा है, क्योंकि अब देख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, तो बॉर्डर इशू को जल्दी जल्दी रिजॉल्व कर रहा है, ताकि अब इंडिया में अपने प्रोडक्ट को बेच सके। अगर कोई भी कंट्री अब वहाँ पर नहीं खरीदेगी उसके प्रोडक्ट को, तो और इकोनॉमी उसकी सफरिंग करेगी। तो इससे अच्छा है कि इंडिया से रिलेशन सुधारो, बॉर्डर इशू जो भी है उसको सॉल्व करो, और इंडिया के जो मतलब इंडिया काफ़ी बड़ा मार्केट है तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को बेच सको। इसके लिए भी देखेंगे तो वो बॉर्डर से मतलब कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको धीरे धीरे कम कर रहा है। और फिर आप देखेंगे पिछले 2 दशकों में के दौरान चीन का जो है विकास, मतलब ये अच्छा खासा रहा नहीं है। भू राजनीतिक भी टेंशन है, मतलब जियो पॉलिटिक्स टेंशन भी देखने को मिल रही है, जिसको मतलब चीन टैकल नहीं कर पा रहा है। और अगले 2 दशकों में भारत की क्षमता मतलब चरम पे होगी। तो हमें सबसे ज़्यादा इकोनॉमी, जैसे कि हमने अभी देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत सारी स्कीम को हम चला भी रहे हैं, लेकिन एजुकेशन पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एजुकेशन में मैसिव यहाँ पे खर्च करना होगा, तभी जाके हम अच्छा खासा, मतलब एक समझिए कि जो स्किल्ड होते हैं यूथ, उनको पहले बनाएंगे, उसके बाद ही जो इकोनॉमी है ये सही से काम कर पाएगी। फिर इन्होंने आगे बताया है कि भारत की क्षमता 2047 तक, जो कि हमने टारगेट भी रखा है, कैसे साकार किया जा सकता है, मतलब इसको कैसे अचीव किया जा सकता है। तो ये 6% ग्रोथ है, इसको बढ़ा के कम से कम हमें 8% तक लाना होगा। और ये समझिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बजट में हम लोग कर ही रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। रोड वोड में भी 10 लाख करोड़ से ऊपर का कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा हो गया है। और ऊर्जा में भी उपयोग, हम अच्छा खासा एनर्जी भी कंज्यूम कर ही रहे हैं। तो ये सब गंभीर जो संरचना, मतलब स्ट्रक्चरल जो सुधार है, इसको हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन शिक्षा पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि खर्च करना होगा। जैसे कि हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, रोड बहुत अच्छा अच्छा बनाया है, तो वैसे ही हमें एजुकेशन पे खर्च करना होगा। और जो हमारा आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें ही जो इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए उसमें आनी चाहिए इन्वेस्टमेंट जो है। एफडीआई भी अच्छा खासा आ ही रहा है हमारे यहाँ पे। और भारत में 20 साल का, भारत के पास 20 साल का समय है, तो उन 2000 देखेंगे उन मतलब कि 2047 तक हमने टारगेट भी रखा है। तो यहाँ पे हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब डिविडेंड लेना चाहिए हमें, जो डेमोग्राफी है हमारी, तो इसका प्रॉफिट अगर हम लोग लेते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा होगा। तो आप लोग उसी अनुसार इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। भारत का फ्यूचर ब्राइट है अभी,
तो 10-20 साल का अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वैसे ही प्रॉफिट होगी। जैसे जैसे इकोनॉमी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाती है वैसे ही स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा और बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे मल्टी बैगर भी निकलेंगी, जो कि अभी निकल ही रही हैं। तो ये पूरा टॉपिक था, इसको समझ के आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेरे से भी सजेशन ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। पूरा टॉपिक यही था। ओके गाइस, थैंक यू और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।